अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तज्ज़िये। सबसे पहले थोड़ी कारोबारी सूरत हाल उस पर बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि डॉलर तकरीबन 300 रुपये पे पहुँच गया है। आज भी इसमें 50 पैसे की इजाफा हुआ है मामूली, लेकिन अभी शाम तक ये तकरीबन 1.5-2 रुपये शायद बढ़ जाए। ओपन मार्केट में डॉलर आज 3 रुपये चढ़ गया है, जिसके बाद 320 रुपये में भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। डॉलर की कमी की वजह से गोल्ड पर प्रेशर आना लाजमी बात है, और गोल्ड का रेट जो है आज जो है 2,32,000 से 2,34,000 तक चल रहा है। मुख्तलिफ शहरों के पाकिस्तान में मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो है गोल्ड 24 कैरेट जो रेट है उसका एक तोला 2,35,000 को टच कर रहा है। तो जिन दोस्तों ने गोल्ड 2,15,000 पे, 20 पे, 22 पे ख़रीदा है, उनके लिए निकलने का बेहतर मौका है। प्रॉफिट कंफर्म करें और मार्केट से निकल जाएं, क्योंकि मार्केट जिस तरह कल तकरीबन 4,500 पे बढ़ी है, तो ये इतने कमी भी आ सकती है, क्योंकि आलमी मार्केट में फ़ी औंस 1,899 रुपये डॉलर में है। और डॉलर क्योंकि पाकिस्तान में महंगा है, इसलिए गोल्ड की रेट जहां दुनिया में कम हो रहे हैं, पाकिस्तान में उसमें तेज़ी आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर रेट बढ़ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी भी डॉलरों में कमी आई तो फिर गोल्ड रेट नीचे जाएगा। लेकिन जो इकनॉमिक्स के गुरु हैं, जो डॉलर और गोल्ड मार्केट के, उनका कहना है कि अगर डॉलर इंटर बैंक में 309 रुपये पे आ गया तो ये डॉलर 400 की हदों को छुएगा। और अगर ये सूरत हाल रही तो गोल्ड जो है 2,50,000 से बढ़कर 2,60,000 और 2,80,000 तक जाने की तवक्को की जा रही है। लेकिन ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, अगर उन्होंने 2,20, 2,22, 24 तक भी खरीदे हैं, तो 2,35 और 2,36 तक मार्केट से निकलने के लिए बेहतर मौका है। ज़्यादा आप लोग अपने रिस्क पर, अपने इलाके के माहौल को, अपनी मार्केट को सोच समझकर इस पर काम करें तो बेहतर होगा। तो आते हैं अब सियासी खबरों की तरफ। अटक जेल से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट भेजी थी, जो उनकी एक मंथली विजिट होती है। तमाम जो है सेशन कोर्ट जज हर सेंट्रल जेलों को महीने में एक बार विजिट करते हैं। तो अटक जेल की एक अमूमी विजिट रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बारे में भी लिखा गया। और वही रिपोर्ट फिर उनके वकील लतीफ़ खोसा ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की कि बड़ा जुल्म हो गया, इमरान खान के ऊपर कैमरे भी लगाए गए हैं, उसको ये हो गया, वो हो गया। तो उस पर भी फिर जेल सुपीरियड ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो है कैमरा हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया है, क्योंकि ये शख्स वो शख्स है कि इसका पार्टी का जो भी रुकन जेल में गया उस पर इसने जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके साथ तशद्दुद हुआ, इसको जिनसी ज़्यादती की गई। इसलिए उसने कहा कि तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लगाया कि कहीं इमरान खान हम पे न ये इल्ज़ाम लगा दे कि हम पे तशद्दुद किया गया है या दूसरा काम हुआ है, एन गेन हो गया दूसरी चीज़। तो उससे बचने के लिए हमने ये कैमरे लगाए हैं, और कैमरे दूर लगाए हुए हैं उसकी, हाँ वहाँ बाथरूम में बैठने की कौन जो है वीडियो देखने की जो दिलचस्पी लेगा। ताहम ये रिपोर्ट 16 तारीख की थी। उसके बाद यानी 18 अगस्त को इमरान खान को उसी बैरक से बड़ी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ उसे वर्जिश करने का भी सामान है, वर्जिश भी करता है। टेबल और उसको कुर्सी भी दे दी गई है ताकि वो बैठकर कुछ वक्त बिताए। और एक नया बाथरूम उसमें लगा हुआ है, जिसमें कमोड भी है और वाश बेसन भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं, शावर भी है, और बाकायदा उसे जेल के अंदर 5 स्टार सहूलत दे दी गई है। तो अभी इमरान खान के वकीलों का चीखना चिल्लाना बेसूद है, क्योंकि इन्हें अपनी ख़वातीन जो वर्कर हैं, जो लाहौर जेल में पड़ी हुई हैं, उनसे सबक सीखना चाहिए कि वहाँ से किसी खातून वर्कर ने अभी तक कोई अदालत में आकर ये नहीं कहा कि वो जेल में उन्हें सहूलत नहीं है। तो जब वो इनके कारकुन एक नामसाइब हालात में भी खामोशी से लड़ रहे हैं, तो उनके लीडर को भी लड़ना चाहिए, लीडर को गिदड़ नहीं बनना चाहिए। तो ये थी ये सूरत हाल। दूसरी तरफ आते हैं ऐवान सदर में। सदर उलवी ने जो गंद फैलाया, उसका सारा मलबा इसने अपने सेक्रेटरी पर डाल दिया। लेकिन सेक्रेटरी ने भी कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खुद सदर को लेटर लिख दिया, जो ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर भी आ गया, जिसमें उन्होंने सदर को कहा कि हमने 2 तारीख को शाम को ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद
یہ بل رسیو ہوئے اور 3 تاریخ کو ہم نے یہ مارک کر کے آپ کے چیمبر کو بھیجے. 3 تاریخ سے 21 تاریخ تک یہ بل واپس آپ نے نہیں بھیجے. تو یہ صورتحال بننے کے بعد صدر کی پوزیشن بہت ہی خراب ہو گئی ہے. لیکن باخبر ذرائع نے کل ایک جو ہے انصار عباسی کی اسٹوری دی، اس نے بتایا کہ صدر نے اپنے سیکرٹری کو بہت پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ آپ مانو کہ میرے پاس بل تھے لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے نہیں بھیجے تاکہ یہ بات بن جائے اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو آپ کو نوازا جائے گا. لیکن سیکرٹری نے کہا کہ میں اس قسم کی چیزوں میں نہیں آؤں گا اور کسی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوں گا. تو اس کے بعد صدر نے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیج دیں، لیکن اسٹیبلش ڈویژن نے ٹکا سا جواب دے دیا، کیونکہ جس سیکرٹری کے نام صدر نے کہا ہے کہ وہ خاتون سیکرٹری انہیں مہیا کی جائے، اس نے بھی جواب دے دیا کہ اس نے کہا کہ ایسے جھوٹے شخص کے ساتھ میں ڈیوٹی نہیں کر سکتی اور میں اپنا اپنا کیریئر داؤ پہ نہیں لگا سکتی. تو یوں الوی کو اب ہر طرف جواب ہو رہا ہے، لیکن الوی کی امیدیں اب سپریم کورٹ سے ہیں تاکہ وہ اس کیس کو دیکھے، کیونکہ آرمی ایکٹ اور یہ ساری چیزیں اب سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کوئی اس پر بڑا ڈیسیجن دے پائیں گی. آج عمران خان کی کیس پر بھی سماعت ہو رہی ہے، جس پر مختلف ریمارکس آ رہے ہیں. اسلام آباد جو ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمران خان نے وہاں جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے کہ وہ فیصلہ جلد بازی میں دے کر ان کو توشہ خانہ کیس میں واپس ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا گیا، اس کی جو ہے ختم کیا جائے. لیکن ابھی جو آج کے ریمارکس میں نے سنے مندوخیل صاحب کے اور خود چیف جسٹس کے، تو اس سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جائے گا، کیونکہ وہاں ابھی اس پر ٹرائل چل رہا ہے. تو ایک عدالت میں اگر ٹرائل چل رہا ہو تو پھر دوسری عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن پاکستان ہے اور بندیال ہے تو یہاں سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ آج ہی وہ آرڈر کر دیں گے نہیں بھائی اس کیس کو بس یوں ختم کرو اور وہ توشہ خانہ کا جو ریفرنس تھا اسے معطل کیا جاتا ہے اور عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں سب چیز پاسبل ہے. تو یہ ہے صورتحال سیاست کی. اور آتے ہیں مسلم لیگ نون کے طرف. مسلم لیگ نون کے رہنما لندن میں جمع ہو رہے ہیں، وہاں اہم اجتماعات ہو رہے ہیں اور مختلف بیٹھکیں ہو رہی ہیں اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. آج جاوید لطیف نے مسلم لیگ کے نواز شریف کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ انتخابات میں تاخیر ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں تاخیر سے مسلم لیگ نون کو ہی نقصان ہوگا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف مکمل خاموشی ہے. پارٹی جو لیڈرشپ سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آ رہا، ہر طرف سکون اور چین کا عالم لگا پڑا ہے. اور باخبر ذرائع نے خبر دی ہے کہ پنجاب کی ذمہ داریاں جو ہیں سیاسی کے لوگوں کو کس طرح ہے وہ فریال ٹالپور کے حوالے کر دی گئی ہیں اور فریال ٹالپور پنجاب میں اب کافی ایکٹیو ہو گئی ہیں. انہوں نے کئی مختلف رہنماؤں سے لاہور میں ملاقاتیں کی ہیں اور ابھی وہ اسی مشن پر مزید کام کریں گی. دوسری طرف مریم نواز ڈیجیٹل جو سوشل میڈیا ٹیم اس کو ایکٹیو کر رہی ہیں پورے پاکستان میں. پچھلے دنوں انہوں نے کے پی کے جو ہے نوجوانوں کے انٹرویوز کیے ڈیجیٹل ٹیم سوشل میڈیا ٹیم کے لیے وردان سے نوشہرہ سے، اور اس طرح وہ اپنی پارٹی کو ایک نچلی سطح سے منظم کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ وہ ورکروں کے ساتھ ڈائریکٹ میٹنگ کر رہی ہیں اور ورکروں کو انگیج کر رہی ہیں. اس طرح پنجاب کے علاوہ کے پی کے میں بھی کر رہی ہیں اور بلوچستان سے بھی کچھ سیاسی لیڈر جو ہیں ایم پی ایم این ایز ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. تو یوں دیکھا جائے کہ اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز ہی واحد لیڈر ہیں جو ایکٹیو ہیں اور ایکٹیولی اپنے لوگوں کو متحرک کر رہی ہیں، کارکنوں کو متحرک کر رہی ہیں اور یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ نگراں حکومت کے تیور بتا رہے ہیں کہ نگراں حکومت فروری میں بھی انتخابات کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے بھی جو کام شروع کیا وہ بھی بالکل ہی سلو چل رہا ہے کہ ابھی حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں بنیں گی، پھر وہ اس پر میٹنگس ہوں گی، پھر کیا ہوگا، اس میں ٹائم ضائع پروگرام چل رہا ہے. تو مجھے نہیں خیال کہ یہ دسمبر تک بھی حلقہ بندیاں مکمل ہو سکیں گی. تو اس کے بعد پھر ان پر عذرداریاں ہوں گی، کوئی سپریم کورٹ چلا جائے گا، کوئی ہائی کورٹ چلا جائے گا. تو پھر جب تک ان کے کیسز اور فائنل نہیں ہوتے تب تک یہ حلقہ بندیاں ادھوری رہیں گی اور انتخابات کی منزل مزید دور ہو جائے گی.
कल एक वाकया सारा दिन पाकिस्तानी कौम को बेचैन किए हुए था, वो था एक भटग्राम में एक डोली जो थी, जो चेयरलिफ्ट जिसको कहते हैं हम, लेकिन वहाँ के जो मकामी ज़बान में उसे डोली कहा जाता है, जो एक पहाड़ी दरे से दूसरे तरफ जाने के लिए, यानी दरिया और दूसरे खाई को क्रॉस करने के लिए डोली लगाई जाती है। जो लोग नारायण कागान गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि नारायण से पहले भी एक लगी हुई है और रास्ते में बहुत सारी लगी हुई हैं। और जो बल्तिस्तान गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि गिलगित से हुंजा जाते हुए रास्ते में कई जगहों पर आपको ये डोलियाँ नज़र आई होंगी। और इस तरह अगर कोई कश्मीर गए हैं तो उनको भी अड़ंग और केल के मकाम पर ये डोली आम लगी होगी और लोग लाइन में खड़े होकर वहाँ से सयाह दूसरे अड़ंग से केल जाते हैं और केल से अड़ंग आते हैं। तो ये डोली वहाँ की आम बात है। लेकिन KPK में 10 साल से PTI ने जो हुकूमत की उसकी कली खुल गई कि उन्होंने न वहाँ के लोगों के लिए कोई रास्ते बनाए, न कुछ काम किया, न वहाँ कोई पुल बनाए। सिर्फ सोशल मीडिया की टीमों पर हर माह अरबों रुपए खर्च करते रहे अपनी झूठी शान बयान करने के लिए। हमने बिलियन ट्रीज लगा लिए, हमने ये कर दिया, सारा झूठ चौतारी चलाते रहे, लेकिन अमलन आवाम पर कोई खर्च नहीं हुआ। जो लोग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से घूमते हैं KPK में मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ गुर्बत ही गुर्बत नज़र आती है, इंतहा दर्जे की गुर्बत है। इन्हें इलाकों में जाओ तो आपको ये चीज़ बखूबी नज़र आएगी। अगर ये गुर्बत और ये चीज़ें नहीं होती तो वहाँ के लोग लाहौर और कराची कमाने के लिए ना आते। तो ये बड़ी एक सवालिया निशान है PTI पर कि उन्होंने 10 साल में वहाँ क्या किया है। और बिलाखिर कल आर्मी ने उस डोली से 8 बच्चों और उसके उस्ताद को वहाँ से बाहिफाजत उतार लिया। लेकिन ये एक लंबा ऑपरेशन चला क्योंकि हवा के वजह से उस डोली के पास पहुँचने से डोली हिल रही थी और फिर बच्चों का खौफ के मारे शोर मचाना सारी चीज़ों को परेशान कुन था। लेकिन रात के वक्त तक फिर जिप लाइन लगाई गई और उस जिप लाइन के ज़रिए बकाया जो लड़के वहाँ फंसे हुए थे और टीचर फंसा हुआ था उनको निकाला गया। तकरीबन 11 बजे रात को ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। इस तरह ये सूरत हाल अपने अंजाम को पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग आए, लेकिन ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ डोलियाँ लगी हुई हैं उसको रेगुलराइज किया जाए और उनको बाकायदा 15 दिन या महीने में एक इंस्पेक्शन सरकारी होनी चाहिए, इनको देखना चाहिए। और अगर किसी डोली के साथ कोई हादसा होता है तो उस इंस्पेक्शन करने वाले की गर्दन को पकड़ा जाए ताकि मकामी लोगों की जानें बचाई जा सके। उसके अलावा जड़ावाला के सिलसिला चल रहा है। बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान पर अच्छा खासा प्रेशर है, पाकिस्तान पर बड़ा प्रेशर आ रहा है। ईसाई बरादरी और जो कम्युनिटी पहले ही इमरान खान की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वहाँ गंद मचाया हुआ है उसकी वजह से, और वहाँ जो लॉबिंग फर्में हैं इमरान खान की हायर की हुई, उन्होंने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई हुई है, अखबारात में मुख्तलिफ आर्टिकल्स छप रहे हैं, उसमें अब मज़ीद इजाफा हो गया है इसकी वजह से। तो अब लेकिन हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई की है और जड़ावालों को वाक़े को अहम कर दिया है और इसके सारे किरदारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उम्मीद है इनको जल्द स्पेशल ट्रायल कोर्ट में सज़ाएँ दी जाएंगी ताकि आगे लोग इससे इबरत हासिल करें। दूसरी तरफ सिंध में रानीपुर वाक़े में जो है अभी तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई है। वही जो लोग पकड़े गए हैं, मज़ीद हवेली के लोगों का DNA कर दिया गया है और आज उसी असद शाह की बीवी जो है उसकी ज़मानत आज ख़त्म होगी। आज खैरपुर सेशन कोर्ट में वो ज़मानत लेने जाएंगी। अब देखना ये है कि कोर्ट उसकी ज़मानत देती है या उसे गिरफ़्तार करती है, करने का हुक्म देती है। ये भी सूरत हाल अभी वहीं की वहीं है। उम्मीद है निगरान गवर्नमेंट जो सिंध में है वो इस पर संजीदगी से काम करेगी और किसी सियासी वाबस्तगी को सामने न रखते हुए इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।